हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा सब लोग? आज हमने अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ जीएसटी स्टार्ट करना है बेटा। चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको पहली क्लास से ही मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझाता आ रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि आईटीसी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आईटीसी के बारे में हमने अब फुल डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर्स इन जीएसटी। इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। एक और चैप्टर है जो लेंथी है, वो है एग्जेम्पशंस। वो भी ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैप्टर के दौरान हम सेक्शन 16, 17 और 18 करेंगे। साथ में जो भी रेलेवेंट रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस हैं वो तो करनी ही करनी है साथ में। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बेटा सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 प्राइमरली क्या बताता है? सेक्शन 16 प्राइमरली ये बताता है, अगर मैं इसकी हेडिंग डालना चाहूं, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। अभी तक जब भी हम बात करते थे हम कहते थे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इतने रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा आपको परचेजेस करोगे तो ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता था। अब उसके अंदर हमने डिटेल में बात करनी है कि क्रेडिट कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, ये सब हमने पढ़ना है सेक्शन 16 में। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। सेक्शन 16 को पढ़ने के लिए बेटा हम अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का भी यूज करेंगे और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं हम उसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों से पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से एक बारी देख लेंगे आउटलाइन बेयर एक्ट, वो आपके नोट्स में भी है, और फिर वहां से उस कॉन्सेप्ट को उठा के उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, करीबन 50 इलस्ट्रेशंस दी हैं, ताकि आप फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस कर सकें अपने कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है ना? पेपर के लिए ये निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में लगा लो, आना ही आना है बेटा, गारंटीड है, आना ही आना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा हमारे सेक्शन 16 से। ठीक है, ये डेफिनेशन है स्टार्टिंग में। अब देखिए, सबसे पहला एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, ये है आपका सेक्शन 16। ठीक है बेटा, तो सेक्शन 16 जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बेटा सबसे जरूरी बात क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी देयर, तभी आप क्रेडिट ले पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये सोचते हैं। ठीक है, अगर सोचो यार, सिंपल सी बात है कि मान लो देयर इज अ पर्सन ए, ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, इस भाई ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखी। फिर एक बंदा है बी, ये रजिस्टर्ड सप्लायर है। ठीक है, ये दोनों ही एक व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, सी, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है। तो ये व्यक्ति सामान खरीदता है, ये व्यक्ति सामान खरीदता है। ठीक है, मान लो दोनों ने 10-10 हजार रुपए का सामान खरीदा है, तो 10,000 रुपए प्लस जीएसटी इसने दिया होगा, 10,000 रुपए प्लस जीएसटी इसने दिया होगा। अब सवाल यह है, क्या ए जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है? क्या वो आईटीसी ले सकता है? क्या बी आईटीसी ले सकता है? सबसे पहले तो ये बताओ, आपके दिमाग में सबसे सिंपल बात ये आनी चाहिए, सर ए तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ए क्रेडिट लेगा क्यों और क्रेडिट लेके करेगा भी क्या? तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात हमारे दिमाग में क्या होती है कि इन ऑर्डर टू टेक आईटीसी अ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड। बेटा जी, ही शुड बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, आपको क्रेडिट देगा कौन? आप क्रेडिट कहां से अवेल करोगे? तो ये मुद्दे की बात है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की सबसे पहली बात क्या है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक आईटीसी। ठीक है बेटा, तो बी हमारा आईटीसी ले पाएगा, ए नहीं ले पाएगा। बी ले पाएगा फर्दर कंडीशंस को देखने के बाद, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इन दोनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है? बी बेटा। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम पहुंचते हैं हमारे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 पे। कह रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल। तो देखो, सबसे पहली बात यहां पे क्या बोल दी? रजिस्टर्ड पर्सन shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed,
तो यानी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस कहां हैं? रूल्स में है। एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट of ITC input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. तो बेटा जी सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से मैं 3 टेकअवेज लेके जा रहा हूं। पहला टेकअवे, व्यक्ति कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा टेकअवे क्या है कि जो वो गुड्स और सर्विसेज और बोथ परचेज करेगा वो होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए 4 एसी खरीदे और एक अपने घर के लिए खरीदा पर्सनल यूज के लिए। पांचों एसी पे आपने जीएसटी पे किया। आप कितने एसी का क्रेडिट ले सकते हैं? 4, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाले में आप क्रेडिट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है आपने बेटा। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाले में आप क्रेडिट ले सकते हैं, आप पर्सनल केसेस में क्रेडिट नहीं ले सकते। और तीसरा जो मुद्दा है कि क्रेडिट जो आपका आईटीसी, चलो इसको आईटीसी लिख लेते हैं, कि आईटीसी इज रिकॉर्डेड इन ईसीआरएल। आपको याद है मैंने बता रखा है ईसीआरएल। ईसीआरएल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर है ईसीआरएल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर बेटा जी, ठीक है। तो आईटीसी जो आप अवेल करेंगे तो कैसे पता लगेगा वो अवेल हो गया? वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में आ जाएगा। मुद्दे की बात समझ में आ रही है? चलिए इसे अब एक बारी अपने नोट्स में से पढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, यहां पे भी डेफिनेशन स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट वाली दे रखी है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी आ रखा है बेटा जी। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग क्रेडिट 16 है। Only registered person eligible to take ITC कह रहे हैं every registered person shall subject to such condition and restriction may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. तो देखिए यहां पे इन्होंने 3 एनालिसिस निकाल दिए। पहला, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, thus every registered person shall be entitled to ITC charged on inward supply of goods and or services। ये बात समझ में आ रही है? आगे, गुड्स और सर्विसेज टू बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ITC will be credited in electronic credit ledger। तो ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के 3 टेकअवेज हमें समझ में आ गए। क्लियर है बेटा? अब हमें पढ़ना है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या है बेटा? बेसिकली ये कंडीशंस हैं। ये वो कंडीशंस हैं जिन्हें आपको सेटिस्फाई करना है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बेटा जी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलते हैं। कह रहे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस, अनलेस माने अगर ये निम्नलिखित कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? क्रेडिट तभी मिलेगा जब ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। बेटा कुल मिला के 4 क्लॉज हैं, 4 कंडीशंस हैं। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के 4 क्लॉजेस एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलो पहला क्लॉज ए। क्लॉज ए कह रहे हैं कि ही इज इन पोजेशन of a tax invoice or a debit note issued by a supplier under this act or such other tax paying document as may be prescribed। सबसे पहले यहां पे ही कौन है?
यहां पे ही जो है वो है रेसिपिएंट, तो ही इज इन पोजेशन, यानी रेसिपिएंट इज इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, मतलब आपने जो सामान खरीदा है आपके पास उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर आप इनवॉइस के बिना सामान ले आए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपका इनवॉइस खो गया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही डॉक्यूमेंट है, और भी डॉक्यूमेंट चलेंगे, जैसे कि एक डेबिट नोट या कोई और डॉक्यूमेंट जो टैक्स इनवॉइस की जगह इशू किया गया हो। ठीक है, अब जैसे बैंकिंग कंपनीज होती है, वो बैंकिंग कंपनीज इनवॉइस इशू नहीं करती, वो स्टेटमेंट इशू करती हैं, तो वो स्टेटमेंट भी चलेगी बेटा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी चलेगी, लेकिन मुद्दा यह है आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए आपके पास किस चीज का, कि आपने टैक्स पे किया है अपने परचेजेस पे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। ये आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के पास। ये कह रहे हैं ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो दूसरा मुद्दा क्या हो गया कि आपको गुड्स और सर्विसेज या दोनों रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, तभी आप क्रेडिट ले सकते हैं। समझ में आ रही है? आप कहीं ऐसा ना करें कि जो सामान अभी आपने खरीदना था, अभी खरीदना बाकी है, वो पहुंचा भी नहीं है आपके पास, आप फालतू में क्रेडिट ले रहे हो। ठीक है, तो आपको सामान को रिसीव करना है। ठीक है, रिसीव करना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, अब इसके अंदर मैं आपसे एक डिफिकल्टी जो हमारे ट्रेडर भाई लोग, मैन्युफैक्चरर भाई लोग फेस कर रहे हैं, उसकी डिस्कशन करता हूं। चलिए, मान लीजिए कि एक मेरा ट्रेडर भाई, मैन्युफैक्चरर भाई है, मिस्टर ए। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल सप्लायर ए बैठा है गुजरात में, रॉ मटेरियल सप्लायर बैठा है लेट से दिल्ली में, और बीच की एक जगह निकाल लेते हैं, मान लीजिए जयपुर राजस्थान में एक जॉब वर्कर बैठा है। ठीक है, जॉब वर्कर बैठा है। अब रॉ मटेरियल सप्लाई होगा गुजरात, तो यहां पे रॉ मटेरियल आया, उस पे जॉब वर्क होगा तभी काम बनेगा, तो फिर गुजरात से वापस जयपुर जाएगा जॉब वर्क होने के लिए सामान, और फिर यहां से वापस यहां आएगा ताकि और आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग होके सेल हो सके। तो आपको लग नहीं रहा लॉजिस्टिकली ये बहुत ज्यादा काम चल रहा है? लॉजिस्टिकली ये प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सामान सीधा दिल्ली से पहले जयपुर चले जाए, वहां जॉब वर्क हो जाए, और फिर जॉब वर्कर से सीधा गुजरात में मैन्युफैक्चरर को पहुंच जाए, तो लॉजिस्टिक्स चेन इजी हो गई कि नहीं हो गई? पहले ये बताओ। हो गई ना। लेकिन यहां पे एक लफड़ा है कि जब तक मिस्टर ए के पास सामान नहीं पहुंचेगा, ये आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, यानी इसका आईटीसी काफी दिनों के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम समझ रहे हो? चलो एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर बैठा है, ये ट्रेडर बैठा है चेन्नई में, और लेट से एक मैन्युफैक्चरर है, ये बैठा है लुधियाना में। लुधियाना बेटा जी पंजाब, और इस ट्रेडर का कस्टमर है, और वो जी कस्टमर बैठा है जी लेट से यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आगरा में बैठा है। अब आप सोचो चेन क्या है? मैन्युफैक्चरर से सामान जाएगा पहले चेन्नई, फिर चेन्नई से वापस सामान आएगा यूपी, मतलब पहले नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया सामान जाए, फिर साउथ इंडिया से यूपी सामान आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक इसको गुड्स रिसीव नहीं होंगी
जब तक ट्रेडर को गुड्स रिसीव नहीं होंगी ये क्रेडिट नहीं ले सकता। गड़बड़ है कि नहीं है? लेकिन अगर यही लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर मिस्टर ट्रेडर के आदेश पे मैन्युफैक्चरर लुधियाना से डायरेक्ट यूपी वाले कस्टमर को सामान पहुंचा दे तो कितनी सेविंग हो जाएगी यहां पे, है कि नहीं? लेकिन सारा पंगा है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी का, कि आईटीसी अवेल करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है दैट यहां पे ही यानी कि रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स। रेसिपिएंट भाई साहब क्या करें, गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर चुके होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने सेक्शन 16(2) में देखिएगा, अब यहां पे एक एक्सप्लेनेशन दे दिए। क्या एक्सप्लेनेशन दिए? कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस मे बी सर्विसेज where goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents or title to goods or otherwise, या where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on of such registered person। बेटा जी मतलब यह है कि अब इन दोनों केसेस में सामान एक्चुअली में नहीं पहुंचा। अगर मैं डायरेक्टली रॉ मटेरियल की सप्लाई यहां से यहां पहुंचा देता हूं या मैं मैन्युफैक्चरर को सामान यहां से यहां पहुंचाने को कह देता हूं तो इस केस में डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो जाएंगे गुड्स। समझ में आ रही है? तो इन केसेस को याद रखिएगा बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्टली आपके पास सामान नहीं पहुंचा फिर भी आप आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेनेशन डाल के डीम्ड टू बी रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया। बेटा जी ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां हमने भी देखा रिसीट ऑफ गुड्स, तो यहां पे देखो पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, he is in possession of a tax invoice or a debit note issued by supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। और दूसरी बात लिखी receipt of goods services, he has received the goods or services or both। delivery of goods or services at registered person's direction is valid। receipt of goods or services एक explanation दे रखी है, it shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be सर्विसेज। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? ये दो पॉइंट वहीं के वहीं लिखे हैं, ऑल राइट और नॉट। ठीक है, तो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन देखो और एग्जांपल्स देखो। कह रहे हैं 10 बिल टू शिप टू मॉडल वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु परचेजेस द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर इज ऑल्सो इंक्लूडेड for the purpose of ITC। Similarly, services may also be provided to a third party by the service provider supplier on the direction of the service recipient registered person। In this case also, though the service recipient registered person does not receive the services by virtue of explanation to section 16(2)(b), it is deemed that the registered person यानी कि सर्विस रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द सर्विस एंड विल बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC। बेटा जी ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल है X इज अ ट्रेडर हु प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन Y फॉर अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स। X receives a buying order from Z for the same quantity of chemicals। X instructs Y to deliver the goods to Z and in turn he raises an invoice on Z। Though the goods are not physically received at the premises of X, the condition of 16(2)(b) is satisfied and X is entitled to take ITC on the consignment। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है बेटा? प्लीज ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारा क्या पॉइंट आ गया? हमारा पॉइंट आ गया सेक्शन 16(2)(b, यहां पे हमारा क्लियर हो गया। चलिए और आगे बात करते हैं बेटा जी। सेक्शन 16(2)(c) देखते हैं। सेक्शन 16(2)(c) क्या कहता है? सेक्शन 16(2)(c) कहता है कि जो हमारा सप्लायर है उसने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए।
टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई। समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या बात चल रही है कि जो हमारा सप्लायर है उसने एक्चुअली में टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, चाहे वो कैश पे करे, चाहे वो उसके पास कोई क्रेडिट पड़ा हो तो उसे यूटिलाइज कर ले। ठीक है, तो यहां पे 18(2)(c) में हमने क्या समझना है, जरा ध्यान से देखें। और इसके अंदर मैं आपको एक वो दुख भरी कहानी भी बताता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये सप्लायर हैं, इन्होंने इनवॉइस बनाया है 15 जून 2020 का, और इन्होंने गुड्स भेज दिए हैं वाई को, जो कि रेसिपिएंट है। अच्छा, वाई के पास टैक्स इनवॉइस है, वाई के पास टैक्स इनवॉइस है, चेक। अच्छा, वाई को गुड्स रिसीव्ड हो गई हैं, चेक। ठीक है, अब बात यह है कि क्या वाई अभी भी क्रेडिट ले सकता है, इसका आईटीसी ले सकता है? अब देखो, सप्लायर ने अगर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है, तो ये पेड जीएसटी वाली कंडीशन को चेक करके क्रेडिट ले सकता है। ये बात समझ में आ रही है? सप्लायर ने अगर जीएसटी पे कर दिया है तो क्लियर है, क्रेडिट ले सकता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे अगर कोई क्रेडिट पीरियड हो, क्योंकि क्रेडिट पीरियड तो यूजुअली होता ही है ना बिजनेस में, मान लो 2 महीने का, तो एक बात सोचो, सप्लायर बेचारे ने माल तो दिया ही दिया, अपनी जेब से जीएसटी भी भर दिया, इस उम्मीद में कि वो जो हमारा कस्टमर है वो मेरे माल के पैसे देगा और जीएसटी भी देगा। ये बात समझ में आ रही है? वो मेरे माल के पैसे देगा और जीएसटी भी देगा। तो जीएसटी का क्रेडिट लेने की कंडीशन क्या है? जीएसटी का क्रेडिट लेने की कंडीशन ये है कि आपने, यानी कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए। आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल लोग इतने बेकार हो गए हैं कि जो रेसिपिएंट है ना, वो टैक्स की पेमेंट तभी करता है जब उसको क्रेडिट मिल रहा होता है। यानी वो सप्लायर को कहता है पहले तू गवर्नमेंट को दे, फिर हम तेरे को देंगे। सोचो, इतना अविश्वास है लोगों में। उनको लगता है मैं तेरे को टैक्स दूंगा, तू गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर मेरा क्रेडिट लटक जाएगा। समझ में आ रही है? आप सोचो, बंदे के मन की बात सोचो। वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, मैं तेरे को तेरे गुड्स के पैसे दे दूंगा, फेयर इनफ, तूने गुड्स दे दी, मैंने पैसे दे दिए, लेकिन जीएसटी के पैसे मैं तेरे को दूंगा, और अगर तूने वहां जमा नहीं कराए तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, है ना? तो तू एक काम कर, पहले वहां जमा करा दे और फिर मैं तेरे को पेमेंट कर देता हूं। अब यहाँ पे कई बच्चे मुझसे पूछेंगे, सर ऐसे तो उस सप्लायर का भी बुरा हाल है। मान लो उसने वहां जमा करा दिए, इधर हमारे रेसिपिएंट ने पे नहीं किया टैक्स, तो उसे, तो बेटा ये खतरा तो है ही है, और ये खतरा मोस्टली बेचने वाले को उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको गरज है अपना सामान बेचने की। ठीक है ना? तो ये पॉइंट है, यहां पे रिस्क इन्वॉल्व दोनों ही केसेस में है। ठीक है, चलो तो एक बार ये नोट्स में देख लेते हैं। तो अभी तक हमारी कंडीशंस कितनी हुई हैं? 3, ए बी सी। ए कंडीशन क्या है? टैक्स इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। बी कंडीशन क्या है? कि आपका जो गुड्स है या सर्विसेज है वो रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया। तीसरा है कि टैक्स पे हो चुका होना चाहिए सप्लायर द्वारा, और कैसे पे हो चुका होना चाहिए, चाहे कैश में चाहे आईटीसी में। अगर एलिजिबल है आईटीसी, ले लो आईटीसी, हमें कोई परेशानी नहीं है, ले लो आईटीसी। ठीक है ना? तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात? तो यहां पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी तक पहुंचे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं डी। डी है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब यहां पे देखना, डीटी में याद है लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 139 था। अब यहां इत्तेफाक से जो हमारा जीएसटी की डेट ऑफ रिटर्न है वो 39 है, 1 हट गया। ऐसे याद करना हमारे लिए काफी आसान रहेगा। तो ये कह रहे हैं ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही यहां पे कौन है? अब तो बेटा यहां पे आपकी जो बात हो रही है वो हो रही है रेसिपिएंट की। ठीक है, तो ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न में कौन है यहां पे? ही रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट है उसने रिटर्न भरी है,
तो वो रिटर्न भरेगा तभी तो उसको क्रेडिट मिलेगा। तो ही हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी उसे टाइम रहते रिटर्न भरनी है और फिर उसे क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहां पे हमारी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए जो हमारे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में है, क्लॉज ए बी सी डी। क्लॉज ए क्या है हमारे पास? क्लॉज ए है हमारे पास के जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने परचेस किया है हमारे पास उसका इनवॉइस होना चाहिए। कौन सा? टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा, द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। तीसरा आपका है कि आपको उसके ऊपर टैक्स पे हो चुका होना चाहिए। चौथा आपका है कि ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो यहां पे भी हम देख लेते हैं अपने नोट्स में से। तो यहां पे हमने बात करी नेक्स्ट जो क्लॉज सी है हमारा, टैक्स चार्ज इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। The tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of the said supply. Section 41 allows taking ITC in electronic credit ledger on self-assessment basis. समझ में आ रही है? और लास्ट जो हमारा डी है वो है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। He has furnished the return under section 39। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा बेटा, जीएसटी की कुछ रिटर्न्स अभी फंक्शनल नहीं है। इनिशियली अगर हम बात करें तो जीएसटी की एक रिटर्न होती थी जीएसटीआर 1, एक जीएसटीआर 2 और एक जीएसटीआर 3। तो उनमें से अभी जो 2 रिटर्नें हैं जीएसटीआर 2 और 3 अभी फंक्शनल नहीं है। गवर्नमेंट अभी हमसे वो रिटर्नें नहीं मांग रही है, लॉ में लिखा हुआ है। तो वही बात कह रहे हैं, द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज रिक्वायर्ड टू फाइल द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 2 बाय द 15th of the month succeeding the month in which the supplies were received। यानी जिस महीने में सप्लाई रिसीव हुई है उसके अगले महीने की 15 तारीख तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। विद फर्निशिंग ऑफ सच डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर गेट्स क्रेडिटेड विद द रेलेवेंट आईटीसी। जीएसटीआर 2 इज नॉट ऑपरेशनल। इसकी जगह एक अलग से समरी स्टेटमेंट जाती है जिसे जीएसटीआर 3B कहते हैं। ठीक है, अभी वैसे अगर एक बात हम सोच लें कि प्रिंसिपली क्या भरनी होती थी रिटर्न है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। अभी ना ये भरी जा रही है ना ये भरी जा रही है, इनकी जगह एक समरी रिटर्न भरी जा रही है जीएसटीआर 3B। ठीक है ना बेटा? रिटर्न्स वाला टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे रिटर्न्स वाले चैप्टर में, तो वो वहां देखना है। ठीक है, अभी हम वापस अपने क्रेडिट की मुद्दे की बातों पे आ जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने सेक्शन 16 बेटा जी खत्म किया, 16(1) और 16(2). 16 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसमें आगे और सब सेक्शंस भी हैं, लेकिन अभी हम कुछ और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या होता है बेटा? प्रोवाइजो होता है एक्सेप्शन। प्रोवाइजो आपकी 2-3 हो सकती हैं। पहली प्रोवाइजो में लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट, फिर होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट और फिर होता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तो ये कुछ प्रोवाइजोज हैं जो हमें दे रखी हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो मैं आपसे बात करता हूं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के रिगार्ड्स में। ठीक है, एक मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब जीएसटी नया नया आया था तो बेटा जी जीएसटी नया नया आया था तो हम लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई थी कि हमें भी जीएसटी रात रात भर बैठ के पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए भी एक तरह से नया लॉ था ना। मैंने तो अपने पढ़ाई के टाइम पे जीएसटी पढ़ा ही नहीं था, उधर तब जीएसटी था ही नहीं। आपको पता है जब मैंने पहली बार इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े तो मैंने पढ़ा था सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो उस टाइम पे जो सीए पुराने कोर्स का सिलेबस होता था उसमें होता था इनकम टैक्स 75 नंबर का और 25 नंबर का सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर उसके बाद वैट आया। वैट भी हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा, हमने पढ़ाते हुए पढ़ा था। तो वैट आया, फिर वैट के बाद इन लोगों ने आईडीटी डाल दिया पूरा। तो आप जीएसटी जब पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले वाले जो बच्चे थे वो सर्विस टैक्स भी पढ़ते थे, वो कस्टम भी पढ़ते थे, वो वैट भी पढ़ते थे, वो एक्साइज भी पढ़ते थे। ऑब्वियसली पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद अब इन्होंने जीएसटी निकाला, तो हमने भी तो जीएसटी पढ़ा ही है ना बेटा। फिर हमने ट्रेनिंग्स दी इधर उधर, तो हमें ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया जाता था। तो एक बार ही मुझे चंडीगढ़ बुलाया गया। मैं वहां पे मेन स्पीकर नहीं था, सेकेंडरी स्पीकर था। मुझे एक छोटा टाइम स्लॉट दिया गया था थोड़े से टाइम के लिए, और 2 दिन की कन्वेंशन थी पूरी। और अच्छे से होटल में बेटा बुलाया गया, अमीर वाले होटल में। मैं पहली बार ऐसे होटल में गया, वीआईपी फीलिंग आई थी बेटा। तो वहां पे जो कंपनी थी जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे वो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन करके कंपनी थी, और उनका वेयर हाउसिंग का काम था और ये फूड ग्रेन्स को परचेज वगैरह करने का काम था।
तो उन्होंने काफी सारी क्वेरीज पूछी, तो उन क्वेरीज में से मैं एक क्वेरी आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय ने मेरे से पूछा, सर जी ऐसा है, हम कई बार वेयर हाउस के लिए टिन शेड्स मंगवाते हैं, ठीक है, या फिर हम कई बार गेहूं मंगवाते हैं, तो बहुत ज्यादा गेहूं मंगवाते हैं, एक ट्रक में पूरी नहीं आती है, समझ में आ रही। तो अब मेरे को एक बात बताओ सर, मान लीजिए हमारा जो माल है, जो हमारा परचेजेस हैं, उसका इनवॉइस तो एक है, ठीक है, हमने एक इनवॉइस बनाया, हाँ भी इतने मेट्रिक टन का सामान है, लेकिन वो सामान आ किश्तों में रहा है, क्योंकि एक बार में आ नहीं सकता सारा। मान लो 5 टन ट्रक आने थे, इस महीने में 4 ट्रक आ गए हैं, एक ट्रक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? क्योंकि सर सेक्शन 16(2)(b जो है वो कहता है यू हैव रिसीव्ड द गुड्स। बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 16(2)(b एक कंडीशन प्रोवाइड करता है कि गुड्स रिसीव हो चुकी होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक इनवॉइस में जो गुड्स लिखी हैं वो किश्तों में आ रही हैं, तो क्या आप प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट ले सकते हैं, या आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेंगे, या आप सारा क्रेडिट लेंगे? ये सवाल है बेटा। तो उसके जवाब में मैंने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ था, तो मैंने सेक्शन 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो खोला था। तो यहां पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके नोट्स में, मैं इंस्टीट्यूट की बुक में भी दिखा दूंगा। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। आईटीसी कैन बी टेकन अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे जवाब मिल गया। सवाल क्या थे? क्या मैं प्रोपोर्शनेटली आईटीसी ले सकता हूं, क्या मैं सारा आईटीसी ले सकता हूं, या मैं आईटीसी तभी ले सकता हूं जब सारे गुड्स आए? तो सवाल का जवाब है भाई साहब, आप आईटीसी तभी ले सकते हो जब सारे गुड्स आए। तो मान लो 5 ट्रक आने हैं, इस महीने 4 ट्रक आए हैं, 5वां ट्रक अगले महीने आ रहा है, तो आप इस महीने क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। यही बात बेटा जी देखो पूरे तरीके से यहां पे बेयर लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रोवाइजो, वेयर द गुड्स against an invoice are received in lots or installments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or the installment। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप समझिए, आपने मान लो एक बहुत बड़ी मशीनरी मंगवाई है, वो मशीनरी जो है आपने एक इनवॉइस में मंगवाई है, उस पूरी मशीनरी का एक इनवॉइस कटा है, लेकिन वो मशीनरी इतनी बड़ी है कि वो सेमी नॉक्ड डाउन कंडीशन, SKD सेमी नॉक्ड डाउन कंडीशन में 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है मशीन वो, और आपके प्रीमाइसेस पे उसे दोबारा से इंस्टॉल किया जाएगा। तो आप क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब आपको लास्ट लॉट, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स मिली हो, नहीं तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बेटा जी, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रोवाइजो की। कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट में ना आप देखो, इस मैन्युफैक्चरर की दुहाई सुनी जा रही है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये गरीब सप्लायर हैं राजपाल सर, ठीक है, ये सप्लायर है, ये अमीर रेसिपिएंट है यश। आपको पता है ना अमीर यही है, ये अमीर रेसिपिएंट है बेटा। लेकिन ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये बड़े धोखेबाज बेकार लोग होते हैं, मैं बता रहा हूं, और यश तो है ही बेकार। हाँ जी, तो राजपाल सर ने इसको गुड्स प्रोवाइड किए और इसको इनवॉइस लिख दिया कि 1 लाख रुपए का इनवॉइस है प्लस GST 18,000 रुपए। यश बाबू आप मेरे 1,18,000 रुपए दे देना। मैंने ईमानदारी से गवर्नमेंट को GST भी पे कर दिया 18,000 रुपए। अब यश से जब भी पैसे मांगो, हाँ हाँ ठीक है दे दूंगा करता रहता है। अच्छा, यश उसका ITC भी ले चुका है, तो बेटा यश तो बेटा ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है।
इसकी तो पांचों उंगलियां तेल में और सर कढ़ाई में बेटा जी। इसको सामान भी मिल गया मुफ्त में और इसको क्रेडिट भी मिल गया, जबकि सामान के पैसे तो मेरे मिले नहीं और जीएसटी भी मैंने गवर्नमेंट को दे रखा है। तो मेरे लिए तो बड़ी बेकार बात है। सामान तो गया गया, टैक्स भी मैंने भरा और वो उसका क्रेडिट ले चुका है, मजे ले रहा है। तो मुझ दुखियारे की दुख को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइजो नंबर 2 डाला है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। उन्होंने यश को धमकाया कि यश तू नालायक है, तूने अभी तक बेचारे राजपाल को पेमेंट नहीं करी है टैक्स की और ना ही गुड्स की। तो अगर तूने इनवॉइस इशू होने के 180 दिन के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर अंदर राजपाल बेचारे को पेमेंट नहीं करी, तो ये जो तेरा आईटीसी है ना, इसे हम रिवर्स कर देंगे, तुझसे ये पैसा वापस मांग लेंगे हम। समझ में आ रही है? तो बेटा कुछ तो डरेगा ये अर्श, यश, ठीक है ना, कुछ तो डरेगा। हाँ, मैं अपने भतीजे का नाम ले रहा हूं, अर्श। अर्श नहीं बेटा, अर्श तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है। यश, कुछ तो डरेगा ये यश। हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये नालायक है, वो प्यारा बच्चा है। हाँ चलो, क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़े तो अब एक बारी रीड कर लेते हैं सेकंड प्रोवाइजो। तो कह रहे प्रोवाइडेड फर्दर दैट where a recipient fails to pay the supplier of goods or services or both other than supplies on which tax is payable on reverse charge basis, RCM की बात नहीं हो रही है, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही सिर्फ टैक्स दे ऐसा नहीं, तू भाई उसके भी पैसे दे और हमारा टैक्स भी दे। तो कह रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी देना along with tax payable thereon देना है within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। यानी हम तुझसे वो पैसा बेटा वापस ले लेंगे आईटीसी का। कैसे? हम तेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे वो पैसे, हम तुम्हारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में पैसा ऐड कर देंगे और फिर तुम्हें वो टैक्स हमें देना पड़ेगा, वो भी ब्याज समेत बेटा जी। समझ में आ रही है? तो चुपचाप शराफत से उस बेचारे गरीब सप्लायर के 180 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छा, मान लो यश आता है, कहता है सर, जीएसटी वालों को कह रहा है सर मेरे ना बहुत दिक्कत थी सर, मेरा बहुत परेशानी थी सर, मेरे सर 10 घर थे उसमें से 2 बिक गए सर, अब सिर्फ 8 बाकी हैं सर, मैं बहुत गरीब हो गया हूं सर, पैसे की बहुत दिक्कत है, मैं अपने कुत्तों को सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खिला पा रहा हूं, हाइड एंड सीक खाते थे वो लोग। तो मान लो मेरे पे पैसे की बहुत दिक्कत है सर, मैं अब पैसे दे दूंगा, 180 दिन हो चुके हैं, आप मेरा क्रेडिट रिवर्स कर चुके हो, लेकिन मैं अब पैसे दे रहा हूं सर, अब क्या करना है? तो जीएसटी कहता है जा रो मत, री अवेल कर दे क्रेडिट। क्या कर ले? री अवेल कर ले क्रेडिट। समझ में आ रही है? तो अगर यश ने 180 दिन के बाद पैसे जमा करा दिए, मेरे को पैसा दे दिया, यश अब री अवेल कर सकता है। तो आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो माने थर्ड प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon। तो वो रीअवेलमेंट कर सकता है अपने क्रेडिट की। समझ में आ रही है? तो प्रोवाइजो 2 और प्रोवाइजो 3 कनेक्टेड है आपस में। प्रोवाइजो 1 तो थोड़ी अलग ही हो गई ना, प्रोवाइजो 2 और प्रोवाइजो 3 कनेक्टेड है आपस में। प्रोवाइजो 2 कहती है 180 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं देगा अगर तू, किसका पैसा? वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स, तो जरा जो भी आईटीसी है वो हम रिवर्स कर देंगे विद इंटरेस्ट, और फिर अगर तूने 180 दिन के बाद पेमेंट कर दी तो फिर रीअवेल कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन जो 2 है वो खत्म होता है बेटा विद प्रोवाइजो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें, सेक्शन 16(1) में क्या पढ़ा? सेक्शन 16(1) में हमने पढ़ा बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सामान खरीदे तो आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी कैसे मिलेगा? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 16(2) पढ़ा कि कंडीशन है, कंडीशन कितनी है? 4 क्लॉजेज हैं, ए बी सी डी। क्लॉज नंबर ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, क्लॉज नंबर बी गुड्स रिसीव्ड होनी चाहिए या डीम्ड टू बी रिसीव्ड होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए या डीम्ड टू बी रिसीव होनी चाहिए,
नंबर 3, टैक्स पेड होना चाहिए, चाहे आप कैश में पे करो चाहे आप आईटीसी से यूटिलाइज करके पे करो। और नंबर 4, रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए रिसिपिएंट द्वारा समय रहते। इसके बाद हमने पढ़े 3 प्रोवाइजो, प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2, प्रोवाइजो 3। प्रोवाइजो 1 कहता है अगर इंस्टॉलमेंट और लॉट्स में सामान आ रहा है एक इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आप क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुई हो। प्रोवाइजो नंबर 2 कहता है कि अगर आपने सप्लायर को उसके पैसे नहीं दिए along with tax thereon within 180 days from the date of invoice, तो आपने जो भी क्रेडिट लिया है हम आपके आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, यानी आईटीसी को क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रोवाइजो नंबर 3, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी का, कि अगर आपने 180 दिन के बाद पैसे पे कर दिए along with टैक्स, तो आप आईटीसी रीअवेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बेटा आगे बढ़े, एक बार ही ना आपके नोट्स में भी ये सब चीजें देख लेते हैं। आपके नोट्स में ये जो प्रोवाइजो नंबर 3 और प्रोवाइजो नंबर 4 है वो मैंने बाद में थोड़ा दे रखी है अलग से। ये रहा हेडिंग है, ये देखो, द प्रोविजन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे दे रखा है मैंने पूरा नोट अलग से बना के, पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ITC availed is to be paid along with interest as per second proviso to section 16, where a recipient who fails to pay the supplier of goods or services or both the amounts towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। और फिर यहां पे रिक्रेडिट वाली बात भी हो गई कि however the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him on the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon। In case part payment has been made, proportionate credit would be allowed। तो part payment करिए तो proportionate credit allowed होगा। इसकी कुछ exceptions हैं। This conditions of payment of value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following situation: supplies on which tax is payable on reverse charge, deemed supply without consideration। ऑब्वियसली शेड्यूल 1 वाली बात कर रहे हैं, तो अगर शेड्यूल 1 वाला पॉइंट है कि वो डीम्ड सप्लाई है, कंसिडरेशन है ही नहीं, तो 180 डेज में क्या पे करोगे, तो वहां पे ये लगता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो हो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बुक में से सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या है ये समझना है हमें, इंपॉर्टेंट। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिविजिट कराता हूं कुछ बातें जो मैंने आपके साथ करी हैं। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया 18,000 रुपए का, यानी आपने टोटल अमाउंट क्या पे किया, 1,18,000 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? आपने टोटल अमाउंट क्या पे किया बेटा, 1,18,000 रुपए। अब ये जो 1,18,000 रुपए आपने पे कर दिए हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी बुक्स में? आप सोचें, या तो आप ये जर्नल एंट्री पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपए टू बैंक 1,18,000 रुपए, या आप ये जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख आईटीसी अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक 1,18,000। ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही आप एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन आप समझें इस एंट्री में आप क्या कर रहे हैं, आप इस एंट्री में मशीनरी में जो टैक्स पे किया है उसे ऐड कर रहे हैं, यानी आप उसे कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं। समझ में आ रही है? अब आपने सबने इनकम टैक्स पढ़ा है, पीजीबीपी पढ़ा है, पीजीबीपी में सेक्शन 32 में डेप्रीसिएशन चार्ज करिए। चार्ज किस पे करिए? आप कॉस्ट ऑफ मशीन पे करोगे। तो अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है
कहता देखो भैया, अगर तो तुमने यूं एंट्री पास करी है और इस 1,18,000 पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो अंडर सेक्शन 32, तो भैया गड़बड़ है, हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट लेना है तो एंट्री ऐसे पास करो, क्रेडिट अगर लेना है तो एंट्री ऐसे पास करो, यानी आप मशीनरी की कॉस्ट में जीएसटी को ऐड नहीं करोगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यही उन्होंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में कह दिया बेटा। कह रहे हैं वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रीसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट उस टैक्स कंपोनेंट पे। समझ में आ रही है बेटा? गड़बड़ है, ये गलत बात है। आप दो जगह फायदा कैसे उठा सकते हो? आप यहां पे जीएसटी में उस टैक्स का क्रेडिट भी लो और फिर इनकम टैक्स में उस टैक्स पे डेप्रीसिएशन भी लो, ये तो गलत है। तो दोनों में से एक ही जगह कर लो। तो क्रेडिट नहीं लेना तो कॉस्ट में ऐड कर दो, फिर डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर लो इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन अगर क्रेडिट लेना है तो ऐसा नहीं, अगर आपने कॉस्ट में ऐड कर दिया है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे मेरे दोस्त। तो ये गड़बड़ है तो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको अपने नोट से देखते हैं एक बारी। आपके नोट्स में यहां पे बता रखा है आईटीसी नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रीसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कह रहे वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड depreciation on the tax component on cost of capital goods and plant and machinery under the provision of the Income Tax Act 1961, the ITC on said tax component shall not be allowed. आप कहोगे सर आपने ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल से कॉपी किया? नहीं बेटा, स्टडी मटेरियल और मैंने दोनों ने बेयर एक्ट से कॉपी किया। बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको पहले, ठीक है? फिर उसका एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। तो एनालिसिस देखो, दस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन सच आइटम double benefit cannot be claimed under Income Tax Act 1961 and GST laws simultaneously. In other words, either depreciation on tax component can be claimed under Income Tax Act or ITC of such tax can be availed under the GST laws. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? और एक पॉइंट छोटा सा और है, बर्डन ऑफ प्रूफ। जहां आपको लगता है कि आपको एलिजिबिलिटी है क्रेडिट लेने की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर है। जीएसटी ये नहीं प्रूफ करेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना? तो अगर मान लो आप जीएसटी लेना चाहते हो, डिपार्टमेंट कहता है नहीं ले सकते, तो आप डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते अच्छा क्यों नहीं ले सकता, साबित करके बता। वो आपसे कहेगा क्यों ले सकते हो, ये साबित करके बताओ। तो कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वेयर एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर दिस एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्लेम शैल लाई ऑन सच पर्सन। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमारा सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 भी खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा था, बहुत सिंपल सा था, ज्यादा कोई बड़ी बात इसके अंदर थे नहीं बेटा। चलो अब आगे बढ़ना है। इससे पहले एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। 16(4) जो है वो करेंगे, उससे पहले एक आधा क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो आपको क्वेश्चन मैं अपने नोट्स में से करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे बेटा जी। कह रहे हैं from the following information determine the amount of input tax credit admissible to ABC Limited in respect of various inputs purchased during the month of September 2019। तो कह रहे सितंबर 2019 में हमने कुछ परचेजेस करी हैं, आप कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें देख के बताओ हमें कितना क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, पहला कह रहे गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस। ओहो हो, घोर अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। सेक्शन 16(2)(a) कहता है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, इसका तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम PQR लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय ABC लिमिटेड टू PQR लिमिटेड अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय PQR लिमिटेड। आपको याद है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज C, टैक्स पे हो चुका होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो चुका होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो हमारे PQR लिमिटेड है, इन्होंने भाई साहब ने टैक्स ही नहीं पे किया, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, यानी 1,20,000 पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेजेस ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, अरे कैसी बातें कर रहे हो? सेक्शन 16(1) में ही हमने बता दिया कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर आगे कह रहे परचेजेस ऑफ गुड्स
फ्रॉम टीटी लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ टीटी लिमिटेड इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बेटा जी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, गुड्स, क्लॉज ए नहीं सॉरी, हाँ क्लॉज ए ही तो है, नहीं बी है सॉरी, हाँ बी, ए तो इनवॉइस का है, बी आपका है कि आपको गुड्स रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, तो गुड्स रिसीव हुई क्या? यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि अक्टूबर में आपको गुड्स रिसीव हो रही हैं। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय एफएफ लिमिटेड, ABC Limited has made payment to FF Limited for such purchases in the month of October 2019। यहां कोई लफड़ा नहीं है बेटा, ये शुद्ध केस है। 36,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो सिर्फ 36,000 का क्रेडिट मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला। ऐसे क्वेश्चंस बेटा जी पेपर में आ सकते हैं, डिट्टो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को काफी इंपॉर्टेंस देनी है और रीजंस ऐसे लिखने हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको ओरली बताए हैं, आपने एक पेपर में रीजंस लिखने हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं बेटा जी। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। एस लिमिटेड, a registered manufacturer of Jaipur, entered into a contract with supplier for supply of input X in October 2019. As per contract, it was agreed that 10,000 kgs of input will be supplied for rupees 7,28,000, inclusive of CGST and SGST at the rate 6% each, यानी 12% total हो गया in 4 lots. Invoice of rupees 7,28,000 has been issued with the supply of first lot of input X. Further information has been provided regarding supply of input received in subsequent lots. फर्स्ट लॉट आया आपको 19 अक्टूबर को, दूसरा लॉट आया आपको 21 अक्टूबर को, तीसरा लॉट आया आपको 12 नवंबर को और चौथा लॉट आया आपको 1 दिसंबर को। तो कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एस लिमिटेड इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसका आंसर तो सीधा नो है बेटा। प्रोवाइजो नंबर 1 टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ये कहती है कि आप तभी क्रेडिट ले सकते हैं अगर एक इनवॉइस के अगेंस्ट आपको जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट लॉट आपको रिसीव हो चुकी हो, ठीक है। आप इसको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सलाह देना चाहोगे? आप इस बंदे को ये सलाह दो कि नालायक इनवॉइस अलग अलग बना। जो भी ट्रक आ रहा है ना, एक बार माल आ रहा है उसका अलग से इनवॉइस बना। एक इनवॉइस पे इतने सारे ट्रक मंगाओगे तो गड़बड़ी होगी। अब देखो ना, ये क्रेडिट दिसंबर के महीने में ले पाएगा, उससे पहले ले ही नहीं पाएगा, तो गड़बड़ है। तो आप इसको सलाह दो ना यार, इसको सलाह दो कि भैया ऐसा है कि तुम क्रेडिट ले सकते हो अगर अलग अलग इनवॉइसेस होते इसके अंदर, तो ठीक है। तो अलग अलग इनवॉइसेस वाला सिस्टम समझना है। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा जी। तो सेक्शन 16 यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। अभी हमारा इसमें एक और सब सेक्शन रहता है, फिर वो करते हैं। चलिए बेटा, तो अब हम सेक्शन 16 के लास्ट सब सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 16 का लास्ट सब सेक्शन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, क्योंकि ये हमें बताता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी का क्या मतलब है? अब सबसे पहले ये समझते हैं बेटा जी। आज आपने मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, और आपका इनवॉइस जो है वो आ गया। अब मटेरियल खरीद लिया, इनवॉइस भी आपके पास आ गया। मान लो फॉर XYZ रीजंस, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस आप क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो। जैसे मान लो सारा माल नहीं आया, तो फर्स्ट प्रोवाइजो के हिसाब से आप क्रेडिट नहीं ले सकते जब तक सारा माल नहीं आता। या आपका इनवॉइस गुम हो गया तो आप डुप्लीकेट इनवॉइस निकलवा रहे हो, तो आपके क्रेडिट लेने के जो प्रोसेस है उसमें डिले हो रहा है। तो सवाल ये, आप कब तक क्रेडिट ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप कब तक क्रेडिट ले सकते हैं ये सोचना है। तो कोई तो टाइम लिमिट होगी, ऐसा थोड़ी 10 साल बाद भी क्रेडिट ले लो। अरे सफाई चल रही थी, इनवॉइस मिल गया, इस इनवॉइस में तो हमने टैक्स पे कर रखा है, इसका तो हमने क्रेडिट लिया ही नहीं है, तो हम तो इसका क्रेडिट ले लेंगे 10 साल बाद। ऐसा थोड़ी होगा, कोई तो टाइम लिमिट होगी। तो प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में टाइम लिमिट है फॉर टेकिंग आईटीसी, तो वो टाइम लिमिट क्या है बेटा जी? अब सुनिएगा जरा ध्यान से। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी महीने का क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट है जो आगे आने वाली सितंबर की जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो,
ठीक है, तो यानी कि आपका सितंबर का जो महीना है उसकी जो लास्ट डेट है ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और सितंबर की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बेटा नॉर्मली 20 अक्टूबर होती है। अगर आपका डिपार्टमेंट जो है सीबीआईसी वो उसे एक्सटेंड कर दे तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहां पे वर्ड यूज किए गए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहां 20 अक्टूबर यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक ओपन कॉन्सेप्ट रखना चाहते थे कि अगर डेट पोस्टपोन हो गई है रिटर्न की तो ये वाली क्रेडिट लेने की भी डेट पोस्टपोन हो जाए। समझ में आ रही है? तो यहां पे उन्होंने बोला कि बेटा जी ऐसा है, मान लो तुम्हारा जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक चलना है, तो इस पर्टिकुलर साल के किसी भी इनवॉइस का जो आप क्रेडिट है वो ले सकते हैं अप टू सितंबर 2021 की लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। समझ में आती है? इज दैट क्लियर? और सितंबर 2021 की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जनरलिटी में क्या होती है? 20 अक्टूबर 2021 अनलेस इट इज पोस्टपोन्ड। इज दैट क्लियर? अब यहां पे ये समझना है कि अगर वो अप्रैल महीने का इनवॉइस है तो ढेर सारा टाइम मिल गया, 1.5 साल का टाइम मिल गया। लेकिन अगर वो मार्च महीने का इनवॉइस है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक का टाइम है क्रेडिट लेने का। आपको ध्यान में रहनी चाहिए ये बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सितंबर का टाइम है तो है, सितंबर की रिटर्न की जो लास्ट डेट है तब तक का आपका क्रेडिट लेने का टाइम है, तब तक आप कंडीशंस अपनी पूरी कर लो। उसके बाद फिर वो क्रेडिट बायगॉन हो जाएगा, वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी कॉस्ट में ही ऐड होगा फिर, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, आपको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है जिसके बेसिस पे जो डिपार्टमेंट है वो आपके उस पर्टिकुलर साल की सारी रिटर्न्स को असेस कर देता है और क्लोज कर देता है। तो अगर आपने वो रिटर्न सितंबर से पहले फाइल कर दी फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहां पे और लगा दिया जाएगा और लिखा जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और इन डेट्स में से देखा जाएगा विच एवर इज अर्लियर। बेटा जी विच एवर इज अर्लियर, तो ये देखा जाएगा विच एवर इज अर्लियर है कि, ठीक है। तो इसी चीज को आइए अपने नोट से देखते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड to take input tax credit in respect of any invoice or debit note or supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 याद रहेगा ना, DT में 139, GST में 39, हाँ जी 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains। तो जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस या वो डेबिट नोट है उसके बाद आने वाली सितंबर महीने की जो लास्ट डेट है तब तक आप क्रेडिट ले सकते हैं, या फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। It may be noted that return for the month of September is to be filed by 20th October and annual return of a financial year is to be filed by 31st December of the succeeding financial year. So the upper time limit for ITC is 20th October of the next financial year or the date of filing of annual return whichever is earlier। तो हम annual return की last date नहीं देख रहे, हम annual return की actual date देख रहे हैं फाइलिंग की बेटा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, the underlying reasoning for this restriction is that no change in return is permitted after September of the next financial year। If annual return is filed before the month of September then no change can be made after filing of annual return। यानी कि जो चेंजेस हैं वो आखिरी कब तक किए जा सकते हैं, या तो आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दियो या सितंबर मंथ गुजर गया हो, whichever is earlier। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये हमारा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है जो बताता है बेटा जी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आप देख सकते हैं यहां पे भी अपने जो स्टडी मटेरियल है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में वही बात बता रखी है, ठीक है। मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और
आपका यहां पे फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बेटा हमारा सेक्शन जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4B कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 16 ऑल टुगेदर कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के 3 टेकअवेज थे। रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आईटीसी कैसे अवेल होगा? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगा। फिर 16(2) में 4 कंडीशंस हैं और 3 प्रोवाइजो हैं। सेक्शन 16(2)A B C D। ए है आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, बी है गुड्स रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, चाहे डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो वो भी चलेगा। सी आपका है टैक्स पे कर दिया होना चाहिए सप्लायर ने, चाहे उसने कैश में पे किया हो, चाहे उसने बेटा आईटीसी यूटिलाइज करके पे किया हो अपना। चौथा है आपने रेसिपिएंट ने रिटर्न फाइल कर देनी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 39। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। उसके बाद प्रोवाइजो 1 कहते हैं अगर लॉट और इंस्टॉलमेंट में सामान आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर इनवॉइस का, क्रेडिट आप लास्ट लॉट रिसीव करने के बाद ही ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो नंबर 2 है कि अगर आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने, जो आपके रिसिपिएंट है सॉरी, उन्होंने 180 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस की डेट के टैक्स की पेमेंट अलॉन्ग विद जो गुड्स है उनकी पेमेंट नहीं करी है, तो फिर क्रेडिट जो भी उन्होंने अवेल किया होगा वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में विद इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। प्रोवाइजो नंबर 3 है कि 180 दिन के बाद अगर पे कर दिया तो रीअवेलमेंट हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 हमने पढ़ा कि अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम करी है इनकम टैक्स एक्ट में, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करनी है, आपको जीएसटी को मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। ठीक है। और फिर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आपका जो टाइम लिमिट है फॉर टेकिंग आईटीसी उसका सेक्शन है। उसके अंदर हमने ये समझा कि जो भी हमारा आईटीसी है वो हम तो यहां तो ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाले सितंबर महीने की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच इज प्राइमरली 20th अक्टूबर, और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये बात समझ में आ रही है? तो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट हमने समझना है। यहां हमारा सेक्शन 16 बेटा जी खत्म हो जाता है। सेक्शन 16 आपको बेटा होपफुली समझ में आ गया होगा। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं टाइम लिमिट की। कह रहे हैं XYZ लिमिटेड परचेज गुड्स वैल्यूइंग ₹6 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ CGST SGST एट द रेट 9% ईच अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस डेटेड 25 दिसंबर 2019। यानी ये जो इनवॉइस है ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। द कंपनी मेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द सेम डेट, पैसे दे दिए। सिंस देयर वाज अ डाउट रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट on such inputs, the company did not take input tax credit at the time of receipt of input। कंपनी को कुछ डाउट था इसलिए कंपनी ने क्रेडिट नहीं लिया। The company obtained clarification from a legal consultant who opined that goods were eligible as inputs under input tax credit rules। The opinion was received on 5/5/2020। तो अगले साल की मई को आया था। The company now wants to avail input tax credit of the input tax paid on such inputs। Can it do so? The company has filed its annual return for the year 2019-20 on 12 अगस्त 2020। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पे सबसे पहले आपने कोट करना है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 अपने आंसर में, और बताना है क्रेडिट आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है वो है सितंबर महीने की रिटर्न की लास्ट डेट या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सितंबर महीने की लास्ट डेट बेटा जी 20 अक्टूबर हो जाएगी, 20 अक्टूबर 2020, और इन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल करी है 12 अगस्त 2020 को। तो 12 अगस्त 2020 से पहले आप रिटर्न फाइल करके क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। सिंस इन्होंने मई के महीने में ही ओपिनियन ले लिया था तो ये 12 अगस्त से पहले कभी भी अपना क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखिएगा कि 12 अगस्त हमारी एनुअल रिटर्न है और 20 अक्टूबर हमारी सितंबर महीने की रिटर्न की डेट है। सिंस XYZ लिमिटेड कैन अवेल क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन inputs paid till 12 August, therefore it can avail credit of CGST ₹54,000 and SGST ₹54,000 on 5/5/2020 आप क्रेडिट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा जी? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्की बात है? क्लियर है? तो हम इसके अंदर बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर बेटा जो आगे बढ़ने वाला पॉइंट है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूं। सेक्शन 16 हमने कंप्लीट कर लिया। आपको पता है हमारे इस चैप्टर में मेजर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है।
ठीक है, तो मैं सेक्शन 16 को इसी वीडियो में सीमित रखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। आपने इसके अंदर इलस्ट्रेशंस वगैरह भी देख लिए मेरे साथ करके, हम और प्रैक्टिस करेंगे जब हम 17 और 18 भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं तक सीमित रख रहा हूं मैं, और सेक्शन 17 नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देता हूं। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर नाउ।